अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट करके सबको हैरान परेशान कर दिया और वो ट्वीट ये थी कि ना तो मैं सिक्योरिटी लूँगा ना ही मैं प्रोटोकॉल लूँगा। ऐसा एक ऐलान खान साहब ने इख्तदार में आने से पहले भी किया था, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, वो वादा तो वफ़ा नहीं हो सका था। अब ये ऐलान करने की क्या ज़रूरत आई एक ऐसे मौके के ऊपर, बिलखुसूस जहाँ अफ़गानिस्तान के हालात कशीदा होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मामलात सिक्योरिटी के कुछ तशवीशनाक हैं। इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे पाकिस्तान की सियासत की तरफ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से एक बार फिर यकजा होने की आवाज़ें बुलंद आने लगी हैं, माइनस पीपल्स पार्टी। ये आवाज़ें आने लगी हैं कि इमरान खान साहब को भगाएं जी और घबराना शुरू कर दें। तो वहाँ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, इधर से कहा जा रहा है अवाम घबराओ, इमरान खान को भगाओ। क्या ऐसा कर सकेगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या नहीं? क्योंकि अब सदाएं तो इस बात की भी बुलंद होने लगी हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना देंगे, एक ऐसी जमात के खिलाफ जो धरने की चैंपियन समझी जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है, लेकिन क्या माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हालात भी वही हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हैं? क्या आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आ गई या नहीं? इसके साथ साथ हम मीडिया के कुछ हालात पे भी बात करेंगे। इंफॉर्मेशन की फील्ड के अंदर एक बहुत अहम सवाल आज़ादी सहाफ़त होता है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। वो इंतखाबात जो अभी हुए नहीं, लेकिन धांधली की आवाज़ें पहले से बुलंद होना शुरू हो गई हैं, स्पेशली उस बयान के बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया, जिसके अंदर एक वोट की बरतरी पे 1 करोड़ के फंड का ऐलान किया। इन तमाम बातों को हम रखेंगे स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट फ़ारूक हबीब साहब के सामने, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि हमारे साथ स्टेट मिनिस्टर फ़ारूक हबीब साहब मौजूद होंगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बड़े अरसे बाद वैसे तो, लेकिन इतने सारे मसाइल इकट्ठे हो गए हैं, हमने कहा कि ज़रा आपसे डिस्कस करें। पहले तो एक आज वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक धमाका किया है। कहते हैं कि मैं प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी नहीं लूँगा। इधर यहाँ धमाके शुरू हो गए हैं, इधर सिक्योरिटी लैप्सेस शुरू हो गए हैं, उधर भारत से हमारे यहाँ दहशतगर्दी करा रहे हैं, वहाँ अफगानिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं, यहाँ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल कम कर दूंगा। देखिए, दो चीज़ें हैं ना। दो चीज़ें ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का डे वन से ये रहा है कि हम गैर ज़रूरी जो प्रोटोकॉल्स के ऊपर अखराजात आते हैं वो होते तो टैक्स पेयर की मनी है। हाँ। अब रायवंड के अंदर आपको पता है कि 3-3 हज़ार लोग तैनात होते थे जो रायवंड के महल की हिफाजत करते थे। 5-5 कैंप ऑफिस थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का ना कोई कैंप ऑफिस है, ना वो बड़े प्रोटोकॉल्स में फिरते हैं। जो आज उन्होंने ट्वीट्स भी की, वो यही वजह है, वो कहते हैं कि मैं प्राइवेट फंक्शंस के अंदर जो है वो नहीं जाता, इसी वजह से कि लोगों को तकलीफ़ होती है। क्योंकि ब्लू बुक की जो सिक्योरिटी के SOPs हैं वो सिक्योरिटी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो लिहाजा वो जो उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब के आउटडोर इवेंट्स हों किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे सूबे में, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ भी उनकी कोशिश होती है कि इस अंदाज से जाया जाए कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो और कम से कम प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हो। और बात यह है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, जब लीडर खुद प्रैक्टिस करता है तो फिर बाकी लोगों को भी वो फॉलो करना पड़ता है। वही चीज़ उन्होंने वुज़रा के लिए भी है और वही चीज़ जो है वो हमारे दीगर जो लोग हैं उनके लिए भी है कि बिल्कुल इसको मिनिमाइज़ किया जाए और गैर ज़रूरी तौर के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल लेने की ज़रूरत नहीं। और वो लोग जिनको जेन्युइन थ्रेट्स हैं उनकी आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का जो है वो ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बड़े अखराजात नहीं हो सकते। कौन से लोग हैं जिनको अभी जेन्युइन थ्रेट्स मौजूद हैं? बिकॉज हमें पता है कि मुल्क के 5 जो मेन शहर हैं वो हाई अलर्ट पर हैं इस वक्त सिक्योरिटी के, लेकिन कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जो कि अभी अंडर थ्रेट हैं? देखें, बात यह है कि वो तो इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स होती हैं और ऐसी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक भी नहीं की जाती। अल्टीमेटली जो ज़िम्मेदार इदारे होते हैं, जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे अलर्ट्स जो है वो जारी करते रहते हैं। तो लिहाजा उनकी फिर जो है वो सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाता है। तो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है
और सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको जो पर्सनैलिटी है उसको सिक्योर करना है, उनकी जान की हिफाजत करना है। लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो भेजा ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों से लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं तो बाकी काबीना भी उसके ऊपर करेगी। और ये एक अच्छी मिसाल है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो इस सोच के मालिक हैं और वो इस चीज़ को परवान चढ़ाना चाहते हैं जो कॉलोनियल दौर का, अंग्रेज़ दौर का सिस्टम है, और वो सिस्टम जो है उसको हम ख़त्म करें और सादगी की जानिब बढ़ें। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द टॉप। खान साहब सही होंगे तो बाकी सारी चीज़ें सही होंगी। अभी बुज़दार साहब जो सीएम पंजाब हैं, उनके बड़े ही करीबी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनको टीके के नाम से, ताहिर खुर्शीद साहब के नाम से जाना जाता है, वो नैब के रडार में आ गए हैं। कहा यह जाता है कि बुज़दार साहब के बड़े करीबी हैं। तो खान साहब ने कभी यहाँ पंजाब के अंदर बुज़दार साहब को नहीं कहा कि अपने इर्द गिर्द जो करप्ट लोग हैं उनको साइड पे करें आप, या एटलीस्ट जिनके ऊपर इबाम है? देखें, अगर किसी को कोई नोटिस जारी होता है तो अल्टीमेटली जो है वो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उन्होंने बुलाया है, किस बुनियाद पे बुलाया है, क्या नोटिस दिया है, उसमें जाकर हम उसमें एसेट बियॉन्ड मींस का तो इख्तियार है नैब के पास। कोई भी शख्स जो कि किसी ऑफिशियल पोजीशन पर है या किसी के पास कोई ऐसा इख्तियार है जिससे वो इख्तियार को इस्तेमाल कर कर पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, नैब उसे बुला सकता है। राइट। तो लिहाजा जिसको बुलाया है उनको पेश होना चाहिए। अगर कोई कॉन्क्रीट चीज़ सामने आएगी तो उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया जाएगा। अच्छा, इसी बात के ऊपर ऑपोजिशन बड़ी दिल बर्दाश्त होती है। हमारी इंक्वायरियाँ होती हैं, हमें जेल में डाल देते हैं, उधर इंक्वायरियाँ शुरू होती हैं और उधर जेल में कोई नहीं जाता, सिवाय अलीम खान साहब के और एक आधे और केस के अलावा और कोई नहीं जाता। जहांगीर खान तरीन साहब को भी एनआरओ दे दिया है और बहुत सारे और लोग हैं जिनको आपने साइड पे कर दिया। कियानी साहब का नाम लिया, जफर साहब का नाम लिया, द लिस्ट गोज ऑन, नदीम बाबर साहब का। सो क्या ऑपोजिशन का ये शिकवा कि नैब की इंक्वायरी में हमें डाल देना जेल में, या रेफरेंस के टाइम पर जेल में डाल देना, और ऑपोजिशन के खिलाफ जो चीज़ मुहिम बनाई जाती है वो बेसिकली सियासी पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है, इस दावे के अंदर कोई दमखम नजर आता है आपको? देखें, ये एक पॉलिटिकल रिहॉर्टिक है उनका, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि यही नैब था, यही नैब का कानून था, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है इस मुल्क का मसला ही नहीं था। क्योंकि ना जो पार्टी इक़्तिदार में होती थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, उसके अपने केसेस थे। राइट। पीएमएलएन ऑपोजिशन में थी 5 साल, इनके अपने केसेस थे। इस तरह पीएमएलएन इक़्तिदार में आई तो पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में चलेगी। तो दोनों का एक मुकमुका था, एक सेटलमेंट थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने करप्शन के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि दोनों के हाथ उससे रंगे हुए थे। इस अकाउंटेबिलिटी को रेलेवेंट किसने बनाया, इसके ऊपर बात बारहा किसने की, आवाम को इसकी तरफ किसने अट्रैक्ट किया, जिस पर आवाम का ये मुतालबा बना लोगों का कि भाई जो करप्ट हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और 1,70,00,000 वोट पीटीआई को मिले हैं इस बुनियाद के ऊपर। अब आप आ जाएं कि उसका अमल जो है वो हमारे ऊपर कैसे होता है। मुझे आप ये बताएं कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में किसी काउंसलर के खिलाफ कभी इंक्वायरी नहीं हुई थी। यहाँ तो एक ऐसी समझदार आग थी इनके पास, कभी वो नंदीपुर लग जाती थी, कभी वो एलडीए की बिल्डिंग में मेट्रो के रिकॉर्ड को लग जाती थी, कभी वो सिंध के सेक्रेटेरिएट के अंदर रिकॉर्ड को आग लग जाया करती थी। इस दौर में ना तो आग लग रही है। हाँ, जो चीज़ें सामने आती हैं, इर्द गिर्द आती हैं, वज़ीर आज़म साहब ने उनके ना सिर्फ उनके ऊपर इंक्वायरीज़ कराई, पूरे कमीशन बनाए, कमीशन बनाकर उनके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि चाहे पेट्रोलियम का मामला हुआ, उसमें जो लोग उनको लगे ज़िम्मेदारान को फौरी तौर पे पोजीशन से हटाया गया, अब वो इदारों के पास हैं, चाहे एफआईए है, दीगर इदारे हैं, वो उनको देख रहे हैं। जहांगीर तरीन का जो मामला सामने आया वो सिर्फ एक जहांगीर तरीन का नहीं है शुगर का, उसमें शरीफ खानदान भी है, 21 शुगर मिलें और हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हुआ जो कई दहाइयों से चल रहा था, और शरीफ खानदान इस मुल्क के अंदर सियासत में आकर शुगर मिलने लगाने वाला पहला खानदान सियासी शरीफ खानदान है। उसको फॉलो किया आसिफ अली जरदारी ने किया, 11 शुगर मिलें बना ली, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हुई, जाली अकाउंट्स के हवाले से हुई। ये अभी जो 33 अरब रुपए जरदारी साहब से जमा हुए हैं, उनकी जेबें लूट मार से इतनी भरी हुई हैं, ये 33 अरब तो चलते चलते जेबों से बाहर निकल आएंगे जलते जलते। आपने तो 200 अरब की 500 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन। आपने तो 200 अरब के भी वादे किए हुए थे कि हम हुकूमत में आएंगे, 100 रुपया आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे, 100 रुपया जो है 100 अरब रुपया वो हम इधर तरक्की पे लगाएंगे। अनिका, हमारे मुल्क के अंदर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, अदलिया है, इदारे हैं। अगर आपने आज पैसे निकलवाने हों इनके साथ, तो आपके पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर आप कहेंगे कि वो अबव द लॉ है,
वो अबव द बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो आइन से मावराए आइन ऐसी चीज़ें हैं, हम वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम भी इम्प्रूव हो, सिस्टम भी हमारा जो है वो मजबूत हो। अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मरियम सफदर ने अपीलें दायर की, नवाज शरीफ साहब को मुल्क से भगा दिया, उनको वापस बुलाने के लिए तैयार नहीं है, उनको वापस एनआरओ की शक्ल में लाना चाहती हैं। आप लोगों की इजाजत से मैं बाद में आता हूँ उस पर। एनआरओ की शक्ल में वापस लाना चाहती हैं। अपना मामला क्या है? 5 अल्तवाएं 6 अल्तवा उनका वकील ले चुका है। आज अदलिया जज साहबान को यह कहना पड़ गया वकील साहब को कि अगर आप इतने ही लागर हैं, इतने ही बीमार हैं, इतने ही कमज़ोर हैं, हम आपको यहाँ पर कुर्सी दे देते हैं, हम आपको यहाँ पर 4 बेड दे देते हैं, आप लेट के दलाइल दें, लेकिन इस केस को शुरू तो करें, इन अपीलों को चलाएं तो सही। ये वो अपीलें हैं जो इन्होंने फैसलों के खिलाफ खुद अदालतों में दायर की हैं। राइट। अब उनको खुद नहीं चलने देना चाह रहे, खुद इल्तवाएं ले जा रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम को इन्होंने बाद में मफलूज करते हैं। अब शहबाज शरीफ का जो 7 अरब का टीटीज़ का केस है, उसमें 100 से ज़ायद गवाहान हैं। सिर्फ अभी 14 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए हैं और वकला इनके जो हैं उनके साथ कई दिन कई तारीखों पे जरा करते हैं। आपके इल्म में है कि जो हमारे साबका भी FIA के जो हेड थे, उनके वाजिद ज़िया से नवाज शरीफ के दौर में जो नवाज शरीफ का पनामा केस था, GIT के जो हेड थे, 64 दिन ख्वाजा हारिस ने जरा की थी, 64 डेज। क्योंकि इनका तरीका है, इनको पता है कि इसको लिंगर ऑन करो सिस्टम को, ताकि अकाउंटेबिलिटी केसेस सिस्टम को सही मैंने तो नहीं करना ना फारूक साहब, तो हम कर रहे हैं। यू हैव टू डू इट। लेकिन आप क्या अकेले कर सकते हैं या नहीं? हमें सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामा मिला कि आप जो है वो नैब की अदालतों में इजाफा करें, नैब के जजेस आप लगाएं। आप ये देखें कि अभी 30 कोर्ट्स जो हैं वो नहीं बनाई जा रही हैं, उनमें जजेस आ रहे हैं, उनको पूरा जो हमें एक सिस्टम चाहिए होता है वो फराहम कर रहे हैं। सिर्फ आपके इल्म में होना चाहिए, जो लाहौर में एहतसाब अदालत में जो जज साहबान केस सुन रहे थे, अभी एक साहब का चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रिटायर हुए हैं, अभी रिटायर हुए हैं, उनकी ट्रांसफरिंग हो गई। चले बेंच टूट, मेरा फिर भी सवाल ये आता है, आपने कहा हम आएंगे, हम इस सिस्टम को तब्दील करेंगे, मामला इस कदर ख़राब है कि सिस्टम में से बदबू आ रही है, आप आए, 3 साल गुजर गए, आप लोगों ने पार्लियामेंट में बजाय ये कि आप सिस्टम सही करने के ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लाएं कि ये वाली चीज़ें तो करनी है, वो भी कहते थे एहतसाब ब्यूरो का रिफॉर्म्स लेकर आए, वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते थे, आप लोग कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके 3 सालों के अंदर, व्हाई इज दैट? देखें कंसेंसस कहाँ बिल्ड होते हैं? कंसेंसस बिल्ड होते हैं महज़ब माशरों में। कंसेंसस वहाँ बिल्ड होते हैं जहाँ पर किसी एक फरीक के हाथ करप्शन से ना रंगे हों। यहाँ पर तो अपने मुफाद हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि नैब लॉ को मुशर्रफ दौर का बना हुआ है, अब इस लॉ को तो PML पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम ठीक करेंगे, ये कहते थे काला कानून है। इन्होंने ठीक क्या करना था, ये 34 शिक्कों का NRO ले आए। आप ही कर लें। सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ हम अब कैसे करेंगे। 34 शिक्कों का NRO ले आए, कहते हैं जी 5 साल बाद जिस शख्स को सजा हुई है नैब से चोरी के ऊपर, वो सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गया है, 5 साल बाद वो इलेक्शन लड़ने का अहल हो जाएगा। पता नहीं कौन सी ड्राई क्लीनरी से वो गुजर के आएगा, अहल हो जाएगा। इसके बाद जिस शख्स ने 1 अरब से नीचे की करप्शन की है, वो तो करप्शन ही नहीं वो समझते, वो कहते हैं चाहे वो एहसन इकबाल है चाहे कोई और है, उसको NRO दे दो। वो 34 की 34 शिक्कें NRO थी, उसका मतलब था नैब को बंद कर दें। नैब को कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है? नैब के प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है। नैब का जो बेजा हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खौफ है, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क ठीक करने की ज़रूरत है कि किस स्टेज के ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को पूछ सकते हैं, तो क्या कि ब्यूरोक्रेसी इनिशिएटिव ले, वो भी इनिशिएटिव नहीं लेते। आप और मेरे दरमियान हम प्राइवेट कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा किसी सरकारी खर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, नैब उसके ऊपर भी जाके कॉग्निजेंस ले लेती है। उसके अलावा हमारे पास सिविल लॉज मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आप केसेस कर सकते हैं। तो हम तो नैब के कानून को मजीद रिफाइंड करके बेहतर करके मजबूत करना चाहते हैं। यही जरा कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, बात तो एक ही है। शायद खान अब्बास साहब भी तो यही कह रहे हैं कि नैब जो है वो चला रहा है मुल्क, हुकूमत नहीं चला रही, नैब चला रहा है। शायद खान अब्बासी का तो देखें, ये जो लोग कमेंट्री करते हैं ना, इन सब ने गाजरें खाई हुई हैं, इन सब का पेट दर्द कर रहा है। इनका मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो अपनी ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर चीज़ें जो लिखते हैं ना, उनसे मुकर जाते हैं। ये नैब लॉ भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था, इन्होंने बदलना था। इन्होंने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से वोटिंग करानी थी सेनेट की, राइट, वो उससे मुकर गए थे। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2015 में 21वीं तरमीम पे नवाज शरीफ ने बात की थी ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की। 2018 में जब ये अदम एतमाद लेकर आए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, जब इनको नाकामी हुई,
उस वक्त भी एहसन इकबाल ने कहा कि हम ओपन एंड ट्रेसेबल करवाएंगे, Right. लेकिन जब हमने अमली इकदाम लिया तो इन्होंने जो है वो गिड़गिड़ की तरह रंग बदल नहीं, लिया। फिर वहां बात आ जाती है कंसेंसस डेवलप करना। देखिए, पार्लियामेंट पिछले कुछ अरसे के अंदर वो अनीका, मुझे आप ये लड़ाई बताएं, की सूरत हाल पेश कर, मुझे गालियां तक सुनने देखें को बुनियादी चीज़ क्या है। हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें ये कहते हैं कि ऐसे इश्यूज जिन इश्यूज के ऊपर आप समझते हैं कि ये मसाइल हैं, आए बैठकर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं। वजीर आजम साहब ने ये कहते थे जी कि वजीर आजम हमें दावत नहीं देते। वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली इनको खड़े होकर दावत दी कि आए बैठकर आपकी जो तजावीज़ है उनको हम सुनने को तैयार हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करते हैं। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एपीसी वो करना चाहते हैं। आगे जितनी एपीसी इन्होंने की हैं उसका कोई नतीजा निकला? ठीक है। इन्होंने पीडीएम की एपीसी की, खुद आज पीडीएम के एजेंडे से ये पीछे हट गए हैं, पीछे भाग गए हैं, सिर्फ और सिर्फ धांधली का शोर मचाते हैं, रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते। 2017 में इन्होंने कंसेंसस कहते हैं ना, हमने 2017 में कंसेंसस से इलेक्शन एक्ट 2017 पास करवाया, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें थी जिससे धांधली रोक लेते? कोई एक चीज नहीं थी। अच्छा, अभी आज हम ईवीएम, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में ब्रीफिंग ली है, हम इन्हें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो दुनिया के 20 ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं। आप आए, ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अगर आपका ठप्पा माफिया से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप बैलेट पेपर डब्बे उठाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ईवीएम से क्यों भाग रहे हैं? आप वो 29 अरब डॉलर जो आपको बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ के भेज रहे हैं, उनके पैसे आपको अच्छे लगते हैं, लंदन में बैठ के आपको पोलो मैच देखना अच्छा लगता है, लेकिन आप ओवरसीज को वोटिंग राइट देने को तैयार नहीं है, तो ये दोहरा मेयार तो नहीं हो सकता ना। हम इनसे कहते हैं आए, डिबेट करें, निगोशिएट करें, टेबल के ऊपर बैठे आकर, उसके ऊपर आकर एक कंसेंसस की शक्ल में जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे हम बाइकआउट करेंगे, हम मशीनों का प्रोटोटाइप नहीं देखेंगे, हम उनका पायलट नहीं देखेंगे, की बात कर रहे हैं, एक और तो फिर अनाउंसमेंट आ क्या गई हो है सकता है? आपके ही शहर से आई है वो अनाउंसमेंट। वो क्या अनाउंसमेंट आई है उसके बारे में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फारूक साहब, आपके ही शहर से आप कह रहे हैं वो बार बार एहतजाज की बात हो जाती है। अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे। आप लोगों को धरने का अच्छा खासा तजर्बा है, होने वाला है कोई ऐसा कोई धरना पीडीएम की तरफ से? कोई दमखम नजर आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि रिपीट केसेट का बटन दब गया उनके साथ, राना सनाउल्लाह के। ये बयानात हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, अदम एतमाद होगा, इस्तीफे होंगे। भाई आप ये शौक पूरे कर लें ना, आप किस चीज़ की धमकी लगाते हैं हमें? मैंने पहले कहा ना, हमें पीएमएलएन से ना हमें पीडीएम से इस हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। अच्छा, कहा भी है ऑपोजिशन, कथा कलामी के लिए अनीका, ऑपोजिशन खुद एक दूसरे की ऑपोजिशन बनी हुई है। यही बात पीटीआई के बारे में भी कही जा रही है फारूक साहब के पीटीआई आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है। असल खतरा पीटीआई को अपनी कारकर्दगी और पीटीआई से है। क्या इस बात में सदाकत है? देखें, चलें पहले एक आर्गूमेंट क्लोज कर लेते हैं ना हम। पहला मामला ये है कि पीडीएम का जो हशर नशर हुआ है, आर और पार वाले इस टाइम बुरी तरह खवार हुए हैं। वो उनको सवाद जलसे में नहीं बुलाया जाता, उन्होंने कहा जाओ आप जाके कश्मीर कैंपेन करें। आज आप देखें ना कि वो आप कश्मीर कैंपेन करने जा रहे हैं, कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। मामला ये है कि अवाम ने इनको मुस्तरद किया। लाहौर जलसा जिसको ये अपना गढ़ समझते थे, जब लाहौरियों ने इनको मीनार पाकिस्तान में इनकी सारी तहरीक को गढ़े के अंदर दब दिया, उसके बाद इनके अंदर हिम्मत नहीं हुई। इनके अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो कैप्टन सफदर के भाई हैं, जिनको कहा गया था जाओ इस्तीफे मुंह पे मार के आओ, उन्होंने इस्तीफे मुंह पे नहीं मारे, लेकिन उन्होंने मुंह पे खड़े होकर जवाब दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये हाँ, यहाँ तक तो पीडीएम की कहानी गोल है। अब आप आ जाएं हमारी परफॉर्मेंस पे। हमें मुल्क जो है वो जिस हालत के अंदर मिला था, क्या हमें कोई जर्मनी फ्रांस की इकॉनमी इनहेरिट की थी हमने? हमारा तो वज़ीर ख़जाना तलाशे गुमशुदा हुआ था, वो तो जहाज़ लेकर वज़ीर आज़म का, शायद खाकान अब्बासी का, लंदन चला गया था। हमने क्या किया कि हमारे पास 15 दिन के रिजर्व से 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, हमें 30,000 अरब रुपए के कर्जे मिले थे, एक्सपोर्ट्स हमारी डिक्लाइन में थी, हमारी जो तरसीलात ज़र थे वो नून लीग के आखिरी 3 सालों के अंदर नहीं बढ़े थे। अब माशी महाज पे इमरान खान मुल्क संभालते हैं, आते साथ जो है वो एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी एनर्जी की प्राइसेस, उनकी गैस की प्राइसेस, उनके अंदर आकर जो है वो एक ऐसा तवाज़ुन कायम करते हैं, सब्सिडी देते हैं कि हमारा बिजनेसमैन जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेनिफिशियल हो जाती है। आज हमारी एक्सपोर्ट्स 25.3 बिलियन डॉलर पर हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। अगर उसमें सर्विसेज की एक्सपोर्ट डाल लें तो टोटल एक्सपोर्ट्स 31 अरब डॉलर पर पहुंच जाती हैं।
29 अरब डॉलर से जायद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेज दिए हैं। अनिका, पाकिस्तान की तारीख में कभी 60 अरब डॉलर इकट्ठे एक साल में नॉन डेट यानी कर्जों के अलावा पाकिस्तान के अंदर नहीं आए। 2018 में पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में 50 अरब डॉलर आए थे, आज 60 हो गए हैं, यानी पौने 3 सालों में हमने 10 अरब डॉलर का इजाफा किया। अच्छा, इसके अंदर फिर ये सवाल 10 अरब डॉलर का इजाफा किया। किया। सवाल पैदा होता है कि देखिए कोविड है, लोगों को अपनी जॉब इनसिक्योरिटी है गल्फ के अंदर, गल्फ से एक बहुत बड़ा चंक हमारा रेमिटेंसेस का आता है, इसीलिए वो लोग जो हैं वो अब ये सारी की सारी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं बिकॉज जॉब इनसिक्योरिटी गल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा फिर ये कहा जाता है कि देखें जी हमारे यहाँ टेक्सटाइल की इंक्रीज एक्सपोर्ट की इसलिए हो गई है बिकॉज बांग्लादेश और इंडिया के अंदर अभी कारखाने बंद पड़े हैं, इसीलिए सारा का सारा ऑर्डर इधर आ रहा है। अब ये कोविड खत्म होगा तो फिर मामला वैसे का वैसे बुनियादी तौर पे क्या मामला है, देखें ये वो सवालात हैं जो वो कहते हैं मैं ना मानूं वाली बात होती है। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ आप ये समझें, कोविड हमारे मुल्क में आया, हम भी भारत की तरह लॉकडाउन पूरा मुल्क बंद कर देते। हमारे पास भी मोदी की तरह की सोच मौजूद थी ना सिंध में, जो कह रहे थे कि भाई लॉकडाउन कर दें पूरे मुल्क को। उन्होंने कराची की इंडस्ट्री बंद कर दी थी, हमने पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी सूबाई हुकूमतों ने एक दिन इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी। हमने 50 अरब रुपए का 35 लाख कमर्शियल बिजली वालों को और 3.5 लाख छोटे एसएमईज को हमने 50 अरब का बिजली में रिलीफ दिया। स्टेट बैंक ने बेहतरीन मैयर्स लिए, उन्होंने उनको पेज पैकेज के लिए लोन दिया, लोगों की लोन पेमेंट्स डेफर्ड की। 432 अरब रुपया स्टेट बैंक ने नई मशीनरी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की नई मशीनरी लगाने के लिए ताकि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो, 3%, 2% के ऊपर लोन दिए, 10 साल के अंदर वो वापस करने हैं। नई एक्सपेंशन हो रही है इंडस्ट्री के अंदर। ये वो मैयर्स हैं जो हमने हकीकी तौर के ऊपर लिए हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ। आप देखें हमने पैदावार बढ़ा दी है। आप एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखें, 22% गन्ना बढ़ गया, 7.5% आपकी जो गंदम बढ़ गई, 7.5% मकई आपकी बढ़ गई, 13% आपका जो हमारी दीगर फसलें हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन कॉटन, कपास जो है वो अच्छी कपास की वजह क्या है? कपास की वजह, एक्सपोर्ट भी हमारा टेक्सटाइल का ही होता है। कपास में आपको बताता हूँ कपास का रीज़न क्या है। देखें पहली बुनियादी चीज़ है कि किसान की जेब में 1100 अरब रुपया इजाफी गया है। 1100 अरब, 500 अरब रुपया गंदम के किसान को गया इजाफी, 100 अरब रुपया किसान जो गन्ने का किसान है उसकी जेब में इजाफी गया, जिसका इत्तिसाल होता था। गन्ने के किसान से शुगर मिलों वालों ने उसके दरवाजे से जाके गन्ना उठाया, जिसको पेमेंट्स लेने के लिए पहले एहतजाज करने पड़ते थे, क्योंकि हमने पंजाब में लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, उस पर अमल दरामद कराया। जहाँ तक रही बात कपास की, कपास का इशू ये है कि हमने पिछले 30 सालों में सीड के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। कॉटन ग्रोइंग एरियाज में शुगर मिलें लगा दी। आपके इल्म में जहाँ पर ये साहिवाल से शुगर मिल, इत्तफाक शुगर मिल उखाड़ के रहीम यार खान ले गए, हसीब वकास शुगर मिल इनका खानदान ननकाना से उठा के मुजफ्फरगढ़ ले गया, एक और शुगर मिल रहीम यार खान ले गए जो लाहौर हाई कोर्ट ने आला फैसला दिया था कि इनकी शुगर मिलें वहाँ पर बंद की। और कॉटन को हमें इंसेंटिवाइज करना है। इस बार इंशाल्लाह कॉटन की पैदावार में इजाफा होगा। फायदा कोई नहीं ना, एक्सपोर्ट के अंदर 2 बिलियन बढ़े, इधर से 2 बिलियन घट जाए, इंपोर्ट करनी पड़े हमें। आप नेट इम्पैक्ट देखें, नेट इम्पैक्ट हमारे पास क्या आया? नेट इम्पैक्ट हमारे पास ये आया कि कोविड के नतीजे से आपकी एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर भी हो सकती थी, और हम बड़ी आसानी से कह देते कोविड है। लेकिन हमने मेयर्स ऐसे लिए कि हमने ना सिर्फ उसको सस्टेन किया बल्कि हमने उसमें इजाफा किया है। ठीक है। आप देखें भारत की जीडीपी -7.7 के ऊपर है, बरतानिया की माइनस के अंदर है, यूएस की माइनस के अंदर। आपको पता है कोविड के अंदर ग्लोबल डेट कितना बढ़ा है अनिका? 14% ग्लोबल डेट बढ़ा है। लेकिन हम आज आप लोग फिगर फजिंग का करते थे। आज जो ऑपोजिशन है वो आपको भी थोड़ा इकोनॉमिक्स के बड़े सादा सा असूल है। देखें बुनियादी चीज़ क्या है, आपके पास एक ग्रोथ ये है कि आपका ये कैमरामैन खड़ा है, ये आज के मैंने नई गाड़ी ले ली है, मैंने घर नया ले लिया है, मैंने जनाब नए कपड़े ले लिए हैं, मेरी ग्रोथ हो गई है। आपको भी ग्रोथ नज़र आएगी, आप कहेंगे बहुत अमीर हो गया है। लेकिन 5 साल बाद आपको पता चलेगा ये सब क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी, मांगे तांगे की ग्रोथ थी। इसके को बिजनेस में इसको फ़ायदा नहीं हुआ था, ये उधार लिया हुआ था। ये हमारी मांगे तांगे की ग्रोथ थी, जिससे 30,000 अरब पे कर्जे पहुंच गए थे, जिससे 60 अरब डॉलर पे इंपोर्ट्स पहुंच गई थी, 40 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। आज आपको इदारों ने गर्दन से पकड़ा हुआ था। आज हम कहां लेके जा रहे हैं? हम जब एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी तो आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक आम आदमी, आज आप एक आम आदमी की बात सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूं आम आदमी के लिए। सिंपल मैथमेटिक्स आपको ये बताता हूं कि आज हमें अपने बजट से 3000 अरब रुपया
सूद में अदा करना है। अगर वो पैसे हमें आज ना अदा करने शाहिद खान अब्बास साहब जो कहते हैं कि हजार अरब का डेफिसिट का ये बजट बना है जो कि दिखाया नहीं जा रहा है, इज दैट ट्रू? नहीं, देखिए मैं आपको सादा सी बात बताता हूँ ना, ये जो 3,000 अरब रुपया हमें सूद में अदा करना है इनके लिए के कर्जों का, और उन कर्जों में से बहुत सारा कर्जा मनी लॉन्डर हुआ है। लेकिन क्या 5 साल के कंप्लीट होने तक 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर मिल सकेंगे? ये जितनी हमने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दी है, जिस बड़े तादाद में कंस्ट्रक्शन का शोबा चल पड़ा है, इंडस्ट्री का शोबा चल पड़ा है, देखें आप क्या करते हैं, सरकार कारोबार नहीं करती, सरकार एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाती है। सरकार कारोबार नहीं करती? क्या सरकार पीआईए रेलवे बेचने जा रही है? देखें सुन लें, सरकार जो है वो एक माहौल बनाती है, उस माहौल में लोग आकर सरमायाकारी करते हैं। आज आप कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट उठा के देख लें, पंजाब की देख लें, आप रशाकई की उठा के देख लें, लोग लाइनों में पैसे लेके खड़े हैं कि हमें यहाँ पर प्लॉट मिले, हम अपना यहाँ पर यूनिट लगाएं। बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है, अंदरूनी सरमायाकार भी जो है वो पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि इतमाद है। यहाँ तो कोकोमो वालों की अपनी इंडस्ट्री 1.5 अरब प्रॉफिट पे चली गई है। इश्तिहार तो ना जलाए ना, मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि जी सरकार बिजनेस नहीं करती, यहाँ तो सरकार बिजनेस कर रही है, स्टील मिल हमारे पास, पीआईए हमारे पास, रेलवे हमारे पास, ये सारी की सारी बिजनेस नहीं है तो क्या है? तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कहती है सरकार बिजनेस नहीं कर रही तो ये भी बस देखें ये वो चीजें हैं जो हमें जहेज में मिली हुई। अब जहेज को संभाले सुन लेना, हमारी हुकूमत में ये वो हमें वाइट एलिफेंट्स मिले हैं जिनको तबाह बर्बाद किया गया। ये पीआईए ने दुनिया की 7 एयरलाइंस बनाई थी। आज आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, हमारी जो बेहतर मैनेजमेंट है उसकी बुनियाद पे पीआईए ऑपरेशनल ब्रेक इवन के ऊपर है। पीआईए लॉस नहीं कर रही। ठीक है, पीआईए का जितना अखराजात हैं और जितना रेवेन्यू है वो आज बराबर हो चुका है। अब पीआईए के ऊपर जो आपने लोग भर्ती किए हुए हैं, एक एक जहाज पे 400 लोग हैं, 27,000 बंदा आपने एयरलाइन पे रख दिया। पूछे शाहिद खान अब्बासी से, ये रखते हैं 27,000? ये इतने टैलेंटेड लोग जो हैं ये पिया ले जाए ना एयर ब्लू के अंदर, उनसे काम ले लें। रेलवे का आपको पता है 30 अरब की तो रेलवे की महाना सालाना सैलरीज हैं, 35 अरब रुपए की पेंशन है। कहा करते थे एक अगर हादसा हो तो मिनिस्टर को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। शेख रशीद साहब जब मिनिस्टर थे कई ऐसे वाकयात हुए। आजम सवाती साहब आपके पास सुन लेना, आपके पास काबीना में कोई वजीर नहीं बचेगा जो रेलवे की जिस तरह की हालत हमें मिली है। आप ML1 बन लेने दें, ML1 बन जाता है, आपका जो है सिग्नल सिस्टम इम्प्रूव्ड हो, आपका पटरी का निज़ाम नया लगा हो, आपके जो फाटक्स हैं, फाटक्स अंडरपासेस और आपके बदल जाएं उसमें ब्रिजेस के सूरत में, फिर अगर हादसा होता है तो फिर मिनिस्टर को देखिए सुने, फिर मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, फिर मिनिस्टर को उल्टा लटकाना चाहिए जो लोगों की जानों के जिम्मेदार हों। लेकिन जहां पर सिस्टम बसीदा मिला हो आपको, जहां पर 1 रुपया रेलवे की मेंटेनेंस के ऊपर अंग्रेज दौर के बाद का खर्च ना हुआ हो, नई इंटरवेंशन ना की हो, वहां पर फिर इस किस्म के इस्तीफे नहीं आया करते। अच्छा, मुझे वक्त कम रह गया, पॉइंट्स मैंने बहुत सारे लिखे हुए, सवाल इतने सारे जमा हैं, लेकिन जितने सवाल हो सकें। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात की शफाफियत पर अभी से सवाल उठने लग गए हैं, और वहां जाके अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं 1 वोट की लीड से जितवाओगे तो 1 करोड़ रुपए का फंड आपके नाम। ये क्या चल रहा है फरूख साहब? देखें, बात ये है को 1 करोड़ रुपया जेब में देके तो नहीं फिर रहा होता। हमने जीबी में के अंदर जो वादे किए थे गिलगित बल्तिस्तान में, उधर के लोगों ने हमें हुकूमत दी, तारीखी बजट दिया है उनको, तारीखी तरक्याती बजट। EDP उनका 60 अरब से जायद, PSDP में 100 अरब से जायद के उनको हमने मंसूबे दिए हैं, बिजली घर दिया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, नेशनल पार्क्स बनने जा रहे हैं, वहाँ उनके अपने डैम्स हम बनाने जा रहे हैं। आज GB में हम सारी जमातें इंतखाबात के अंदर वादे करती हैं। आज GB की अवाम, कश्मीर की अवाम ये सुनना चाहते हैं कि जो उनका इत्तिसाल किया गया, जो उनको तरक्की नहीं दी गई, डेवलपमेंट नहीं की गई, आने वाली जो हुकूमत है, आने वाली जो हुकूमत है वो उनसे क्या वादे करती है। तो वादा करना रिश्वत नहीं है, वादा करने में क्या हर्ज है? अच्छा चले, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं, 37 ऐसे लीडरान हैं, बॉर्डर्स जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है। उसके अंदर नरेंद्र मोदी साहब भी और इमरान खान साहब का भी नाम है, और ऑफ कोर्स और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि आज़ादी सहाफ़त के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का जो सामने जो चीज़ आई उसका मैंने हिस्सा उसका एक पढ़ा है। उसमें हमारी मुल्क की जो इंटेलिजेंस प्रीमियर एजेंसीज हैं उनको टारगेट किया गया है, और ये एक खान साहब का नाम नहीं सुन लेना, 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा बन चुका, और उसको चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ भी उन्होंने जोड़ा है। तो ये रिपोर्ट जो है वो मेरी नज़र के अंदर जो है किस बुनियाद के ऊपर बनाई गई है वो बता दें। और उन्होंने कहा 2018 से केसेस में इजाफा हो गया,
उससे पहले भी केसेस थे। हमें ये लिखना वो भूल गए हैं उस रिपोर्ट में कि यही हुकूमत मीडिया जर्नलिस्ट प्रोफेशनल प्रोटेक्शन बिल लेकर आई है जिसमें उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है, जर्नलिस्टों पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया गया है। तो ये बायस्ड रिपोर्ट है। और आप ये इसके बारे में कोई ऐसा कोई totally- लीगल नोटिस या कुछ भेजेंगे नहीं उनको? देखें, लीगल नोटिस तो कुछ सुन लेना, लीगल नोटिस तो एक पहलू होता है ना जिसका आप जायजा लेते हैं, लेकिन ये है कि हम जरूर उनके साथ इसके ऊपर बात करेंगे, उनको हम हकाइक बताएंगे। अगर ये इमेज भी हम पैदा उनको हो रहा है हकाइक फारूक साहब, बताएंगे ना। अगर ये इमेज भी पैदा हो रहा है दुनिया के अंदर कि सहाफ़ी आजाद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो तशवीश की आप बात बताएं नहीं है। साफी आजाद है या नहीं है? नहीं, यहाँ मेरे पर से तो ना जितनी पूछे ना, देखें, काउंटर सवाल तो ना नहीं, करें ना। काउंटर सवाल नहीं, देखें आप देखें स्टेक होल्डर तो आप ही हैं ना। सहाफ़ियों को जितनी यहाँ पर रायदही का मौका दिया, 130 के करीब यहाँ पर करंट अफेयर्स के हमारे चैनल्स बने हुए हैं, यहाँ पर धड़ाधड़ हमारे नौजवान सहाफ़ी भी आ रहे हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं। बाकी मुझे ये बताएं, जो ये रिपोर्टें बना रहे हैं, डालें ना एडवर्ड स्नोडेन कहाँ पर है, डालें ना नाम उनके, जो विकीलीक्स करते, जिसने विकीलीक्स की वो सहाफ़ी आज कहाँ पर है, जूलियन असांज कहाँ पर है? नहीं, ये अमेरिका की वो नहीं है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, दिस इज नहीं, रिपोर्टर्स नहीं, विदाउट बॉर्डर्स। जिसकी भी है तो वो उनके नाम भी डाल देना, डालें ना उन ममालिक के नाम। करते रहे ये लोग, तो बात करते रहे, रिपोर्टर्स डालें without नाम borders तो उनके। करते रहे बात। राइट, फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन, इसी के साथ तनीका निसार को इजाजत दीजिए, लेकिन एक बात तय है कि किसी भी हुकूमत को अगर आपने पनपना है, अगर आपने उसका जायज़ा लेना है, तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात उठाना बेहद ज़रूरी है। उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसको जज करना बहुत ज़रूरी है। अब पीटीआई को आप कैसे जज करते हैं वो मैं आप पे छोड़े देती हूँ। अनीका निसार को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।